बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मरतबा फिर सदर मुंतखब हो गए, बासानी मुंतखब हो गए। उन्होंने महमूद अचकजई के मुकाबले में तकरीबन दुगने वोट लिए। महमूद अचकजई साहब ने पार्लियामेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना यह था कि मिलजुल कर काम करना है, इम्तिहान अब शुरू हुआ है। क्या वाकई इम्तिहान में अपोजिशन और हुकूमत कामयाब होगी? सवाल पैदा होता है। आरिफ अलवी साहब का किरदार ऐवान सदर में कैसा रहा, और अब मफामत के बादशाह आसिफ जरदारी साहब क्या मफामत कर पाएंगे? अपोजिशन को साथ लेकर चला जा सकेगा? सवाल पैदा होता है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ मईशत का तस्करा करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है। आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया अली हैदर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। अली हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा साहबा करते हैं, सही साहब ने बात तो बड़ी खूबसूरत की है। उन्होंने कहा है कि एक तो खरीदो फरोख्त कोई नहीं हुई इस इलेक्शन के अंदर, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि ये एक नए दौर का आगाज़ है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि मिलजुल कर साथ चलना होगा, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तो क्या मिलजुल कर साथ चला जा सकेगा, जैसा कि महमूद अचकजई साहब कह रहे हैं? और उस बयान की रोशनी में कि जहाँ शेर अफजल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि किसी किस्म की कोई मफाहमत न की जाए, या किसी किस्म का कोई ऐसा लहजा अख्तियार न किया जाए कि जिसमें मफाहमत का मामला दिखाई दे। तो आपको क्या लगता है कि अचकजई साहब की अपनी ख्वाहिश है, या पीटीआई भी इस पर तैयार होगी? थैंक यू वेरी मच फवाद। इसके आपके जो दो क्वेश्चंस है बेसिकली, पहला तो ये है कि आप महमूद खान अचकजई की बात को कोट कर रहे थे कि इस दफा खरीदो फरोख्त नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है खरीदो फरोख्त की जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को बखूबी इस चीज का अंदाजा था कि बड़ी तादाद उनका मुखालिफ का वोट बहुत ज्यादा कम है, और खास तौर पे जब उन्होंने एमक्यूएम को भी राजी कर लिया था कि आपने हमें ही वोट देना है, तो मेरे ख्याल इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो बिला वजह का खर्चा किसी को अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, आपने मफावत वाली बात की, मिलजुल के चढ़ने वाली बात की, तो पीटीआई का मौकफ तो पहले दिन से वो ही है, और बड़ा फर्म उनका एक मौकफ है कि जी हमने मुफाहमत को, वो ये कहते हैं कि अगर साथ हाथ नहीं मिलाना और डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाना। एक तो उनका ये पहले एक नैरेटिव होता था, लेकिन अभी उसमें फर्क ये है कि उनको जो वोट पड़ा है, और जिस बड़ी तादाद में उनको वोट पड़ा है, बावजूद तमाम मुश्किलात के और मुसीबतों के, वो इस बेस पे पड़ा है कि उन्होंने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया, वो सोलो फ्लाइट थी। और जाहिर सी बात है, अभी वो ऑपोजिशन में आए हैं, तो क्या वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को नाराज करना अफोर्ड कर सकते हैं? वो वोटर जो उनको सोलो फ्लाइट है, और वो वोटर जो चाहता ही नहीं है कि किसी किस्म की मुफाहमत करें या किसी, अगर कि वो ये 1% भी उनको ये अंदाजा होता कि उनका वोटर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, तो शायद वो बहुत पहले पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर वो हुकूमत बना लेते, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और पीपल्स पार्टी तैयार बैठी थी। पीपल्स पार्टी के कई लोग ये कहते थे कि इन्होंने हमसे बातचीत नहीं की, अगर इनसे हमने बात की, हमसे बात करते तो शायद हम इनके साथ चल पड़ते। लेकिन लेकिन नादिया बहरहाल मिर्जा इनका साहब, इरादा नहीं सवाल था। सवाल यहाँ पर महमूद यह खान भी पैदा अचकजई की, होता है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ माजी में कहती रही, वो करती भी है बाद में आके, जिसको हम यू टर्न के नाम से जानते हैं, कि बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं। मौलाना फजल रहमान के नाम को सबसे ज़्यादा बिगाड़ा गया है। इमरान खान साहब खुद स्टेज के ऊपर खड़े होकर बिगाड़ते रहे, लेकिन फिर वो मौलाना फजल रहमान से भी मिले, फिर पार्लियामेंट को कभी मानते नहीं थे वो। मुझे याद है 2013 के बाद 2014 में धरना हुआ, फिर पार्लियामेंट से बाहर आ गए, फिर 2000 जो है वो 21 के अंदर जब अदम एतमाद आई, तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट से बाहर आ गए। तो इमरान खान साहब तो तस्लीम ही नहीं करते थे जिन चीज़ों को, वो बाद में आप देखें पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हैं। तो कहीं तो मुल्की मफाद की खातिर साथ चलना होगा ना? देखिए बिल्कुल मुल्की मफाद कहीं ना कहीं साथ चलना होगा, लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल, जब पीपल्स पार्टी एक पेज पर है, पीएमएलएन एक पेज पर है, एमक्यूएम एक पेज पर है, तो अगर अपनी अलग डेट की मस्जिद भी बनाती है, तो इसमें मुल्की मफाद क्यों मुतासर हो रहा है? हम्म। देखिए मुल्की मुतासर होता ना कि बाजी में इनकी मदद दरकार होती, और ये कहते कि जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कानून साजी हो या दीगर मामलात हो, हम्म। काबीना के मामलात हो, गुड गवर्नेंस के मामलात हो, आईनी मामलात हो, कानूनी मामलात हो, वो तो तमाम की तमाम जो है वो बखूबी कर सकती है। तो इसमें ऑपोजिशन आके चलना बाहर है, मतलब इससे कोई कौमी मफाद तो का तो कोई टकराव नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन का काम भी हाथ मिला के चलना नहीं होता, हुकूमत के हम्म। सही गलत करना भी होता है, का एहसास दिलाना भी होता है, उस पर शोर मचाना भी होता है। और ऑपोजिशन का जो रोल है, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने ये बात की कि हम
को नहीं चलने देंगे, ये गलत या नेगेटिव अप्रोच है, या हो सकता है एक जज्बाती जुमला, क्योंकि अवान को चलना ना चलना भी उन पे डिपेंड नहीं करता, वो शोर शराबा कर सकते हैं, लेकिन अवान अपने तरीके से चलता रहेगा। तमाम अवान के नंबर गेम पूरे हैं। वजीर आजम उनका है, जो कानूनी मामला है, दीगर समरीज है, सदारत में आसिफ अली जरदारी बैठे, तो अपोजिशन शोर शराबा कर सकती है, ज्यादा कोई रोल नहीं। हाँ, अलबत्ता जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी के बाद अब आरिफ अली अवान सदर में होंगे, उनका कितना कोऑपरेशन रहता है आने वाले वक्त में। और दूसरी बात आपको है कि अभी हम कि बाप की बैसाखियों पर या एमक्यूएम की बैसाखियों पर ये हुकूमत अटकी हुई है, तो इस दफा पीपल्स पार्टी की बैसाखियां हैं। ठीक हो गया नाज़रीन साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा आपने खाना अगर टारगेट ये है, ये बड़ा आपने अहम क्वेश्चन रेज किया है कि आसिफ जरदारी साहब का क्या रोल होगा और बैसाखियाँ पीपल्स पार्टी की कब तक मैसर रहेंगी। मैं जरा अली हैदर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। अली हैदर साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि मिलजुल कर काम करना होगा। नादिया मिर्जा साहिबा कहती हैं कि मिलजुल कर काम करने के लिए वोट ही नहीं लिया पीटीआई ने। पीटीआई को वोट ही इस बात पे पड़ा है कि बाकी सारे चोर हैं जो मुंतखब होकर इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं या बाकी सारे लोग हैं। तो तहरीक इंसाफ आपको लगता है किसी जगह पर महमूद अचकज़ई की बात मानेगी कि मिलजुल कर चलना होगा? मैं नादिया जी से अग्री करता हूँ काफी हद तक कि ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि जो यू टर्न्स हैं, वैसे होनी तो असूलन इनसे एम्बैरसमेंट चाहिए सियासी जमातों को, लेकिन वो होती नहीं है। अगर आज आप देखें तो किस तरह से जरदारी साहब ने वो 18वीं तरमीम के जिसका बैज लगा के इनका हर नुमाइंदा टीवी शो में बैठा करता था, कहता था कि 18वीं तरमीम हमारा कारनामा है। आज जरदारी साहब ने 17वीं तरमीम से जान छुड़ा ली, कहा ये तो पार्लियामेंट ने की थी, हमने तजवीज दी थी। यही जरदारी साहब जिनको शहबाज शरीफ साहब वोट डाल रहे थे, आज इन्हीं को उन्होंने लड़काना के सड़कों पे घसीटना था। नवाज शरीफ जो है इनके बारे में जरदारी साहब के क्या ख्याल थे ये भी आपको पता है। और इमरान खान इन्हीं अचकज़ई साहब का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी नकलें उतारा करते थे। मैं समझता हूँ कि सियासत नाम ही इसी चीज का है कि आप मिलजुल के चलना पड़ता है, तो एक्सट्रीम पे मत जाया करें। ये जो एक्सट्रीम्स हम टच कर लेते हैं ना हमारे सियासी कायदीन, जिस को आगे क्रॉस कर देते हैं, लगता है कि नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहां से जब वापस आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ठीक है आवाम हमारी अभी उसकी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आवाम की मेमोरी भले अच्छी हो या ना हो, इंटरनेट मौजूद है, चीजें इंटरनेट पर रह जाती हैं। मैं अभी खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का क्लिप देख रहा था, वो कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान का क्लिप है, तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है कि हम 15 साल का हिसाब लेंगे पीपल्स पार्टी से, और आज माशाल्लाह वो कोalition में बैठे हुए हैं। तो प्लीज फॉर द सेक ऑफ पीपल, मैं एक और बात हमेशा करता हूँ कि यार आप ना आवाम के कलेक्टिव विजडम का मजाक उड़ाना छोड़ दें। आप कम से कम हमारी तौहीन करना छोड़ दें। मुझे पता है आपने करना वही है जो आपको सही लगेगा, आपने वोट ले लिया, लेकिन ये जो जब आप समझते हैं ना कि आवाम इतनी बेवकूफ है कि हमने कल गाली दी, आज हम साथ बैठ गए हैं, तो प्लीज इतनी भी बेवकूफ नहीं है। मेरे मुंह में तो मेरी इंसल्ट ना करो ना यार, कुछ तो कोई बहाना ही बना लो, अच्छा कोई स्टोरी अच्छी घड़ लो कि हमने क्यों आज इनके साथ हाथ मिलाया। आज इमरान खान कोई अच्छा जवाब दे दें। किसी पीटीआई के लीडर ने अभी तक कोई जवाब दिया कि महमूद अचकज़ई के जिसके ऊपर हमने किस किस तरह के इल्जाम नहीं लगाए, हम क्यों उसको सुधार के अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। मौलाना के साथ चीरो शक्कर होने की बातें क्यों हो रही हैं, कोई जवाब नहीं है। अगर जो कुछ किया है वो पीडीएम गवर्नमेंट ने किया था, तो उस पीडीएम गवर्नमेंट के सरबराह तो मौलाना ही थे ना। बिल्कुल। आपको क्यों लगता है कि आपने सिलेक्टिव ब्लेम गेम करनी है कि आज जनाब अगर यही पीपल्स पार्टी आपसे कहती है हम आपसे इत्तेहाद करेंगे, या उन्होंने कहा भी कहा आपने मना कर दिया और आप कर लेते, तो फिर आज वो भी उनको भी क्लीन चिट मिल जाती। बिल्कुल ठीक है। अली हैदर साहब जरा तवज्जो, मैं नादिया मिर्जा साहिबा से भी जरा इसके ऊपर इनका ओपिनियन जरूर लूंगा कि अदालत में जाएगा मामला, या जिस तरह महमूद अचकज़ई ने कहा कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में तय होने चाहिए। और मैं बात अगर किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ तो वो है गौहर अयूब साहब का, उमर अयूब साहब का ये कहना कि मखसूस नशिस्तों के इंतखाब तक इल्तवा का शिकार होना चाहिए था इंतखाब को सदारती जो हुआ। और ये बात गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ख़त के ज़रिए महमूद अचकज़ई साहब ने भी की थी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन मामला जो है वो रद्द कर दिया। तो क्या अदालत में जाएगा मखसूस नशिस्तों का मामला, या पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में तय होंगे जैसे महमूद अचकज़ई साहब ने कहा? ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नादिया मिर्जा साहिबा,
मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी, इन इंतखाबात को चैलेंज करेगी कि जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब वो लोग भी आ गए हैं जिनका कोटा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस्तेमाल किया गया, तो अदालत में जाएगा मामला, या लगता है कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? नहीं, डेफिनेटली देखिए अदालतों में तो चले भी गए हैं। आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला था, सॉरी पेशावर हाई कोर्ट का भी इस पे फैसला था। लेकिन डेफिनेटली अदालतों के अलावा वहां से इंसाफ मिले या ना मिले, उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अली हम्म। हैदर साहब की एक बात से मैं अग्री करती हूँ, जिन्होंने बात की कि अवाम का थोड़ा सा तो ख्याल कर ले। देखिए ये बातें मुझे और सुनने में तो बहुत, सियासी जमातें अवाम का तब ख्याल करें जब सियासी जमातों को ये यकीन हो कि अवाम के वोटों से वो आते हैं। एमक्यूएम की हम्म। बात की है, एमक्यूएम को 17 सीट कराची से मिली है। क्या एमक्यूएम कराची के वोट कराची के लोगों के वोटों से आई है? क्या अवाम के वोटों से आई है? क्या पीएमएलएन जो पूरी कैंपेन चलाती रही कि जी पाकिस्तान को नवाज दो और आखिर में शहबाज दे दिया, तो क्या उन्होंने अपने वोटर्स का ख्याल किया? उनको पता है कितने जी सीटें उन्होंने नादिया ली। मिर्जा साहबा, जरा दोबारा एमक्यूएम वाली बात बताएं ना, आप खुद कराची से मुताल्लिक हैं। एमक्यूएम को कराची से देखिए वोट मैं नहीं ये मिला कह रही क्या? हूँ कि अवाम को सीटें, आप कराची में मेरा ख्याल है सब बैठे हुए, मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या अवाम में एमक्यूएम की पजीराई है? मैं कराची गई हूँ, मैंने कराची से रोड शोज किए हैं, मैं कराची में रहती रही हूँ, कराची मेरा शहर है, मैं कराची से अभी भी एक गहरा ताल्लुक है, लोगों को जानती हूँ। मुझे तो वहां पे एमक्यूएम का कोई नाम लेवा नजर नहीं आता। नहीं, मुझे लेकिन तो किसी 17 ने कहा सीटें है कि निकाल लेना एमक्यूएम का। एमक्यूएम कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सकी, कोई पोलिंग बूथ, तो जो है मैं वो, आपको यही कह रही हूँ ना कि ऐसा है एमक्यूएम क्या? को जो अब मसला देखिए, देखिए एक पोलिंग स्टेशन या एक पोलिंग बूथ, मुझे ये पता है कि एमक्यूएम को ज्यादा से ज्यादा मिलती तो मिल सकती थी। इन हालात में एमक्यूएम का वहां पे कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बात जो आपका टॉपिक है, जो अली हैदर साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं जी कि जी। अवाम को इतना तो बेवकूफ ना बनाए। क्यों ना बनाए जब उनको पता है कि अवाम किसी खाते में नहीं है। अवाम किसी को वोट दे, अवाम किसी को वोट ना दे, हु केयर्स? जिन्होंने हमें जिताना है उन्होंने हमें जिताना है। तो जब हमने अवाम के वोट जीतना, जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि उनका वोट जो है वो अवाम के वोटों से होगी, उस दिन वो अवाम को उल्लू बनाना छोड़ेंगे। That अली हैदर साहब, आपको क्या लगता है, जैसा नादिया मिर्जा साहबा कह रही है कि ये तहरीक इंसाफ के पास रास्ता ही कोई नहीं है अदालत में जाने के अलावा, और गए हुए भी हैं जिस तरह से, तो अदालतों में ही अब ये मामला तय होगा। क्या लगता है आपको, ये मखसूस नशिस्तों का मामला का बनेगा क्या? मैं बसद एहतराम ये बात करूंगा कि जैसे आवाम के हाथ में कुछ नहीं है ना, वोट की ताकत, जिसे हम क्या ताकत कहा करते थे, वो आवाम के पास नहीं है, इस तरह से अदालतों के हाथ में भी कुछ नहीं। तो वो भी चक्कर ही होंगे, और डेली की एक हेडलाइन होगी जो आपको हमें मिल जाया करेगी, हम न्यूज में चला दिया करेंगे। ये जब तक हमारा अपना सियासी तबका ये नहीं समझेगा कि बस अब हमने इस्तेमाल नहीं होना, बस अब बहुत हो गया, अब हमने अपनी डिग्निटी, अपने वकार को मलूज़े खातिर रखना है, ये बड़े एक सोचने वाली बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं महसूस करूँ कि इस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और जो हुकूमत बना रहे हैं और जो वजारतें बांट रहे हैं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये उनका नहीं था, ये उनका मैंडेट नहीं था। आप सोचे नून लीग को एक लम्हे के लिए अगर सिर्फ उनकी मिसाल ले लें, ना अपना कायल वजीर आजम बन सका, ना सदर अपना, ना वजीर खारजा अपना, ना वजीर खजाना अपना, ना चेयरमैन सेनेट इनका अपना होगा। ये किस किस्म की हुकूमत करने जा रहे हैं कि इनका अपना कुछ भी नहीं है। अभी पता चला है वजीर खजाना एक साहब है जो बाहर से अपनी नौकरी छोड़ के इधर आ जाएंगे, मैं तो उनको जानता भी नहीं था आज से पहले। क्या ये इनसे पूछिएगा कि इनको पता था? आप इस वक्त किसी भी नून लीगी को बुलाए, बड़े से बड़े को, उससे कहें जनाब इन साहब को पहले आप, या आपके वहमो गुमान में था ये साहब आपके वजीर खजाना में, हमें नहीं पता। तो ये जब आपने अपने हाथ से एक जमहूरी सेटअप जो आपको बड़ी तगोदौ के बाद मिला था, उसको आपने सींचना था, वो एक कदावर दरख्त बनना था, आपने क्या किया? आपने उसको जड़ से उखाड़ के किसी और के हवाले कर दिया। और इसमें कसूर इन सियासी कुव्वतों का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है और इमरान खान ठीक है। इमरान खान जेल में बैठ के पुकारते रहे गैर सियासी कुव्वतों को, आओ मुझसे बात करो, आओ लेट्स मेक अ डील, और आज भी अगर उनको डील मिली वो ले लेंगे। तो ये सब एक हमारा मजबूरी रवैया है हमारी सियासी क़यादत का। लेकिन मैं उम्मीद नहीं, मुझे इस बात की उम्मीद है कि अवाम अगर यहाँ तक पहुंची है ना कि उसने बड़े साइलेंटली 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया, इनको अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली, इन्होंने अगर अवाम के पास जाने के बजाय कहीं और से ताकत ड्राइव की, तो वो दिन दूर नहीं है, इनका अवाम में चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अवाम बिल्कुल ठीक है। नादिया मिर्जा साहब, आप भी ये फरमाइएगा
अब अली अहद साहब, मैं दोबारा देखता हूँ, अगर वक्त बचता है तो दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नादिया मिर्जा साहब, ये फरमाएं कि जरदारी साहब क्या रिवाइव कर पाएंगे पीपल्स पार्टी को, जैसे अली अहद साहब कह रहे हैं, और कितना एक्टिव होगा ऐवान सदर और फिर गवर्नर हाउसेस? या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ऑपोजिशन तो शोर मचाती रहेगी, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करती रहेगी, बट असल जो ऑपोजिशन, जिसको साइलेंट ऑपोजिशन आप कह सकते हैं, वो होगी ही पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई गन लेने को अपने ऊपर तैयार नहीं है, लेकिन उसका टारगेट है अगले, और अगर कि अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बने, तो क्या वो ये चाहेंगे कि ये हुकूमत जो है वो बेहतरीन तरीके से सर्व करे, ये हुकूमत कामयाब रहे, कामयाबी के झंडे गाड़े, अवाम में मकबूलियत हो, तो फिर तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस वक्त मेरा ख्याल है कि जरूरत है या केयरफुल होने की जरूरत है, तो वो पार्टी से पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब, आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जरदारी साहब बहुत तरीके से, मतलब वो शतरंज की चाल चलते हैं कि अगलों को जो है ना उसकी दमक भी नहीं होती और उसकी आवाज भी नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अली अहद साहब बिल्कुल सही, एपी का गवर्नरशिप लेना, पंजाब की गवर्नरशिप लेना, फिर ऐवान सदर लेना, जो आईनी ओहदों की डिमांड है वो इसीलिए है कि बेसिकली पीपल्स पार्टी का जो रिवाइवल है उसको किया जाए। तो बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहब, आपके भी वक्त का, अली अहद साहब आपके भी वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बात करते हैं मईशत की। आसिफ जरदारी साहब सदर बन चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं। अब ये कॉम्बो बना है, ये कॉम्बो दुनिया को कितना काबिल कबूल होगा, ख़ासतौर पर जब माशी मामलात के अंदर बात करेंगे। जरदारी साहब ये कहते रहे कि मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं, मैं ऐसे सड़क निकालूंगा, मैं ऐसे गैस की पाइपलाइन लाऊंगा। ईरान से गैस पाइपलाइन लाए भी थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हशर क्या हुआ कि वो पाइपलाइन आज तक वहीं पर मौजूद है। तो अब देखना होगा कि जरदारी साहब का तजर्बा और शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटी, यानी कि जितने वो एक्टिव दिखाई देते हैं या एक्टिव होकर दिखाते हैं, क्या हुकूमत वो चला पाएंगे, पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकाल पाएंगे। इस समेत बहुत से मामलात जो मईशत से जुड़े हैं, ख़ास तौर पर एक बैंकर का नाम आ रहा है कि वो वज़ीर ख़जाना होंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमेशा बैंकर्स के हवाले से बड़ा ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं और ख़ास तनकीद का भी सामना करना पड़ता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौज़ूआत एजेंडा मैंने आपके सामने रख दिया है कि इस पर बात करनी है। कॉम्बो जो बना है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब कहते हैं कि मैं ख़ास तरीके से मईशत चलाना जानता हूँ, मैं ज़राअत के ज़रिए और दीगर मामलात के ज़रिए, इस तरह से मैंने गैस पाइपलाइन का तस्करा किया, वो सब भी है। तो आपको लगता है कि ये कॉम्बो दुनिया को मुतासिर कर पाएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजें और इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सा कर्ज दे दें कि हम जिस पे सर्वाइव कर सकें? कतई नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम हकीकत का सामना करें और इस सियासत में उलझने के बजाय मैं कुछ फैक्ट दूंगा जो कि हुकूमत के होंगे या स्टेट बैंक के, मेरे नहीं होंगे। उसके बाद अगर कोई आदमी जिसके पास अकल है वो ये कहते कि ये मईशत इस तरह ठीक हो सकती है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ। पहली चीज, 2018 से 2023 तक अब तक मैं पाकिस्तान की मईशत को जिस बुरी तरह तबाही बर्बादी आई है, हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। नंबर 2, इन्हीं बरसों में पाकिस्तान में ताकतवर और मालदार लोगों ने जितनी दौलत कमाई है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। या तीसरा, बैंकों ने इस दौरान में जो बेतहाशा मुनाफा कमाया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। ये मैं आपको साबित करता हूँ फैक्ट से। लेकिन ये जो मुनाफा कमाया है बैंकों ने और दूसरे लोगों ने, ये हुकूमत की कॉस्ट पर, रियासत की कॉस्ट पर, मईशत की कॉस्ट पर, पाकिस्तान की सलामती की कॉस्ट पर बनाया है। ये साबित है रोज रोशन की तरह, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी फिगर दूंगा मईशत की, फिर बैंकिंग की, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि एक बैंकर अगर वजीर खजाना होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर बैंकर तक का सफर, ये मईशत को भारी पड़ेगा, फायदेमंद होगा, दुनिया तस्लीम करेगी नहीं करेगी, इन तमाम चीजों का भी साथ ही जायजा दे दीजिएगा। वो फिगर सब कुछ बता देंगी ना, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं पहले आपको आज का फिगर बताता हूँ। 2018 शरह नमू 6.1%, 2023 शरह नमू, अब 2024 शरह नमू 2%। अफरात ज़र महंगाई जिससे अवाम मुतासिर होते हैं, 2018 में 4.69 यानी 5% से कम, इस वक्त 23%। उस वक्त डॉलर 121 रुपए का, अब 279 का। अब देख लें जो आप रिपोर्ट करते हैं सबका क्या होगा। उसके बाद डिस्काउंट रेट उस वक्त 7.5%, आज 22
2018 में जब आज़ादी को 71 साल हुए थे, हमारे टोटल कर्जे जो थे टोटल वो थे 30,000 अरब। इन 5 वर्षों में अब ये बढ़ के हो गया 81,000 अरब। यानी जो कुछ 71 सालों में किया था 30,000 अरब, अब 51,000 अरब रुपए का इजाफा इन 5 सालों में हुआ, जबकि महंगाई बढ़ी और अफरात ज़र कम हो गया। मगर 20,000 अरब रुपया जो आपने कमिट किया था तालीम और सेहत की मद में, वो कम खर्च किया, वरना ये जो 81,000 है ये 1 लाख होता 30,000 के मुकाबले में। ये चीज़ आप जहन में रखें। इस दौरान में तरसीलात में इतना इजाफा, बेतहाशा इजाफा हुआ, बरामदात में नहीं हुआ। ठीक। क्यों? क्योंकि तरसीलात जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा है। ये तो फिगर्स हो गई। अब मैं दूसरी फिगर बता देता हूँ। 2018 में तमाम बैंकों ने जो मुनाफा कमाया था पाकिस्तान में टैक्स से पहले, वो 242 अरब का था। 242 अरब। डॉक्टर साहब खत्ता कलामी की इमादत, लेकिन आप कहते हैं कि तरसीलात जो है वो तबाहकुन है पाकिस्तान के लिए। तो सर हम तो जिंदा ही तरसीलात ज़र पे मजदूर कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और बल्कि इमरान खान साहब तो अपने दौर में इसको जो है वो बड़ी एक्टिविटी बताते थे कि ये एहसान है पाकिस्तान के ऊपर, समंदर पार पाकिस्तानियों का। वो समंदर पार पाकिस्तानियों का एहसान है, लेकिन उन्होंने कब भेजे हैं वो पैसे? 111(4) का मतलब यही है कि चोरी का पैसा यहाँ से जाता है और वो पैसा वापस आ जाता है, फिर वापस चले जाता है, टैक्सों का नुकसान हो जाता है। अगर ये जो 160 अरब डॉलर आए हैं पिछले 5.5 वर्षों में, अगर ये वाकई आए होते 160, तो वो तो है ना, सबको पता है कि फ्रॉड है वो। हिंदुस्तान में 3% ऑफ जीडीपी की तरसीलात हैं, 3% और 10% एक्सपोर्ट है। हमारी जो तरसीलात हैं वो 10% है, उनसे तिगनी है। उनकी एक्सपोर्ट 21% है, हमारी 10%। यहाँ तो ये तबाही है। मैं जो आप बात कर रहा था कि प्रॉफिट 242 अरब रुपया टैक्स से कबल तमाम बैंकों का पाकिस्तान में, और इस साल जो है ये 1,000 अरब से ज्यादा जा रहा है। यानी जिस दौरान में मईशत तबाह हुई, रुपया की कदर गिरी, महंगाई बढ़ी, कर्जे बढ़े, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, उसमें बैंकों ने 242 के मुकाबले में 1,000 कमा लिया और उसको मूडीज ने तारीफ कर दी। ये वही न्यू ग्रेड गेम, वही न्यू ग्रेड गेम। ये हुआ क्या है, मैं आपको बिल्कुल फिगर्स, ये जिम्मेदारी मेरी है कि ये आदाद शुमार जो मैंने पेश किए हैं ये आप करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, साबित करूंगा कि स्टेट बैंक की। देखिए 2018 में 8,000 अरब रुपए जो तिजारती बैंक थे उन्होंने कर्जे दिए हुए थे, तकरीबन 8,000 अरब रुपए तकरीबन, और तकरीबन 8,000 अरब रुपए की उन्होंने सरमायाकारी की भी थी, जो कि बराबर थी। ये भी गलत थी, क्योंकि हम तिजारती बैंकों का इतनी सरमायाकारी कम नहीं होता। अब क्या हुआ कि वो जो 8,000 के कर्जे थे वो तो बढ़ के 12,000 हो गए अरब, यानी 4,000 अरब का इजाफा हुआ। सरमायाकारी 8,000 से बढ़ के 25,000 हो गई। अब ये जो आपने सरमायाकारी की जिसका बड़ा हिस्सा हुकूमती तमस्सुकात में, वहां से आप मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये जो 25,000 अरब रुपया है, मैंने बताऊं सारी दुनिया में मैंने बैंकिंग की है, टॉप पोजीशंस पे की है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि तिजारती बैंक इस जबरदस्त कर्जा दें। तो अभी ये हुआ क्या था, अगर मैं आपको एक और फिगर दे दूं, 2008 में 1,000 अरब की जो थी बैंकों की वो थी सरमायाकारी, और 3,000 के कर्जे थे, 3 गुना आज हो गया। वो क्या हुआ कि 2008 में पहली दफे जब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा था, उस वक्त पहली मरतबा 2008 में पीपल्स पार्टी वाले एक सिटी बैंक के आदमी को, जो कि हबीब बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका था, लेकर आए। 2008 से पहले हमेशा सरमायाकारी कम हुआ करती थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। फिर पीटीआई आया जो कहता था कि पीपल्स पार्टी ने तबाह किया, उन्होंने उसी आदमी को दोबारा जो सिटी बैंक का था, हबीब बैंक का था, फिर बना दिया। और 18 के बाद से जो कुछ हुआ, मैंने आपको बताया ना कि वो 8,000 से 25,000 पर सरमायाकारी चली गई। अब क्या हुआ, उससे इनका मुनाफा बढ़ गया, मूडीज ने भी तारीफ कर दी। ये वही न्यू ग्रेड गेम है। वो न्यू ग्रेड गेम इसमें है कि जब से ये बैंकों ने सरमायाकारी की, हमारे हुकूमत ने, इदारों ने कहना शुरू किया, हम तो पहले भी कहते थे कि ये एफबीआर का जो ऐसा आमदनी है उससे आप जो है वो वापस कर दें, एनएफसी अवार्ड, तो आप तो सूद भी अदा नहीं कर सकते। आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैंने जो ये 25,000 अरब दे दिया है ये मैं अदा नहीं कर सकूंगा, तो इसकी भी रिस्ट्रक्चरिंग कर दें, जैसे आप फॉरेन की करते हैं। वो जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी उसमें तो आपके बैंक तबाह हो जाएंगे, उसमें आपके म्यूचुअल फंड तबाह हो जाएंगे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक तबाह हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज। ये डिफॉल्ट से बड़ा खतरनाक है। मैंने आपसे कहा कि सारी दुनिया में मैंने यूरोप में बैंकिंग की है, टॉप पोजीशंस पे की है, ना पाकिस्तान में कभी हुआ। तो वो 2008 से जो बैंकर का शुरू हुआ था वही फिर हबीब बैंक का प्रेसिडेंट को ला रहे हैं। मुझे किसी आदमी से कोई गर्ज नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया में किसी तिजारती बैंक ने ऐसा किया है, या पाकिस्तान में 2008 से पहले किया था? यही
अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अट्रैक्शन क्या फील होती है बैंकर्स के अंदर? मैं शौकत तरीन साहब का भी आप तस्करा कर रहे थे, अब जो है वो औरंगजेब साहब का नाम आ रहा है, तो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के हवाले से सोचने वालों को बैंकर्स में अट्रैक्शन क्या दिखती है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब वो साजिश तो ये तैयार हुई थी कि ये बैरूनी कर्जे लेके तो हमने अपने आप को तबाह कर लिया, सारा मीडिया शोर करता है। अब एक साजिश बनाई थी कि मुल्की, अगर उसमें तो डिफॉल्ट हो जाएगा तो फिर वो रीप्रोफाइलिंग होगी। अगर मुल्की कर्जों को डिफॉल्ट करा दिया जाए, जिसकी तैयारी हो गई है, ये मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने 2 साल में कम से कम 1 दर्जन मरतबा कहा है आपके प्रोग्राम में भी कि ये जो सरमाएकारी कर रही है, ये खुदकशी है। एक रेमिटेंसेस खुदकशी है, एक ये। मुझे कुछ सोचे भाई कि कमर्शियल बैंक जो है वो 2018 से अब तक 300 अरब रुपए उन्होंने सरमाया कर्जों में इजाफा किया, 300 अरब रुपए, और 13,000 अरब रुपए सरकारी में। ये सब कौन है? ये वही सिटी बैंकर्स के लोग हैं, वही हबीब बैंक के प्रेसिडेंट। मैं इन डिटेल्स पे जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए कि दुनिया में कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये कमर्शियल बैंक्स करें। ये जो साजिश तैयार हुई थी ये 2008 में, मैं आपको बता दूं, मैंने 1947 से 2008 तक की फिगर्स हैं, हमेशा कमर्शियल बैंक की कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं और सारी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। ये पाकिस्तान में तो एक साजिश तैयार की गई, ये वही न्यू ग्रेड गेम है, ये नहीं समझ रहे। तो मैं ये SIFC को बताना, जुमला पूरा कर लो। SIFC को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2018 और 2023 के जो आपको फिगर दी, इतना कर्जा बढ़ा, इतना बड़ा, वो एक सवाल अपने आप से पूछ लें, क्या थोड़ी बहुत इस्लाहात जो तो हो सकती है कोई करे या कोई जादू की छड़ी चलाए तो ये फिगर्स क्या ठीक हो सकती है? बगैर अहदनामा करके, जो मैं कहता हूँ कि आप उसको कानूनन मजबूर कर दें कि टैक्सों में, तवालाई में, अगर ये नहीं करते तो ये खुदकशी अंधे को भी नजर आ रहा है। तो बातें छोड़ें, आप ये बताइए कि ये फिगर्स हैं, इतने कर्जे बढ़े, इतने रुपए की कदर बढ़ी, इतना गुर्बत बढ़ी, इतनी बेरोजगारी बढ़ी, तो फिर ये ठीक कैसे हो जाएगा भाई? मुझे बता तो दो ना। इसलिए कि 30,000 अरब रुपए की मेरी टैक्सों की कैपेसिटी है, हम वसूल इस साल बहुत कर लेंगे तो 12,000 कर लेंगे। ये जो 18,000 का शॉर्टफॉल है जिसमें आप तालीम, सेहत कर्जे ले रहे हैं और झूठी रेमिटेंसेस मंगा रहे हैं, ये कैसे ठीक हो जाएंगी? मुझे बता अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। सब्सिडीज का खात्मा किया जाए, ये पाकिस्तान को अब बार बार कहने के बाद अब तो बिल्कुल संजीदगी से कह रहा है, तो सब्सिडीज क्या पाकिस्तान के लिए जहर कातिल साबित नहीं हो रही कि जो आता है वो कहता है सब्सिडीज का खात्मा किया जाए? देखिए, बात ये थी सब्सिडीज के खात्मे की, पहले मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ और स्टेट बैंक की जो हुकूमत है वो डिनाई कर दे। इस भारत में, मेरा दुश्मन है, मैं ज्यादा बात नहीं करता मगर आप बार बार मजबूर, 13,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी है इस साल फूड में और फर्टिलाइजर में, 13,000 अरब रुपया। और जो ज़राअत के दावेदार है कि हम ज़राअत से पैसा लेंगे, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? लेकिन डॉक्टर साहब पॉइंट ये पैदा होता है ना, किसी और से कर्ज लेके सब्सिडी देना अलग बात है, खुद कमा के जो मर्जी आप लोगों को दें, लेकिन कोई ये तो नहीं चाहता कि आप कमाने जो है वो कर्जा लेके इस तरीके से लोगों में बांटना शुरू कर दें। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कमा के दे नहीं सकते इसलिए कि आपका जो बजट खसारा है वो जो है वो 8,000 अरब से ज्यादा है और 9,000 अरब रुपए आपने तालीम सेहत का बजट कम किया, वरना 17,000 होता। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि कर्जों पे जो मैं सूद दे रहा हूँ, कर्जों पे जो सूद है वो भी कर्जा लेके दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप जो सब्सिडी है वो तो कर्जे लेके दे रहे हैं, इसलिए कि आप टैक्सों की आमदनी बढ़ाना नहीं चाहते, शाना अखराजात आप कम नहीं करना चाहते, तो आवाम को कुचलेंगे, बिजली के बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, निगरान हुकूमत बड़ा डाला। तो फिर अभी शहबाज शरीफ साहब ने फिगर दे दी कि बिजली की चोरी की तो कम नहीं हुई। अभी मैंने आपको फिगर दी थी डॉलर्स की कि वो जो SIFC के बाद ये आर्मी चीफ ने सिंसियर कोशिश की थी कि रुपए की कदर को इम्प्रूव किया जाए, वो नाकाम बना दिया। मैं कह रहा हूँ नाकाम बना दिया। क्यों बनाया? 12 जुलाई को जो था फिगर देख लीजिए, $276 था, आज 279 का है। तो वो जो आपने मेहनत की, ये कमाई, ये हम रुपए की कदर ठीक कर रहे हो, कहाँ है भाई? ना बिजली। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, आप ये भी तो देखें ना कि मुल्क में जिस तेजी के साथ डॉलर जो है वो बढ़ रहा था, कम से कम वो वहां रुका रहा, यही बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैंने आपसे कहा कि 12 जुलाई को 276 का था, आप निकाल के देख लीजिए ना। जी आज 279 है। कौन से भाई ये खेल ये हुआ था, मैं आपको बताऊं, एक साजिश तैयार की गई थी कि आप खुली मंडी के ऊपर ले जाएं, उसमें लोगों ने दौलत कमाई, बैंकों ने दौलत कमाई, और स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब बैंकों ने इसमें सट्टेबाजी की है। उन सब ने मिलकर दौलत लूट ली। जब पेट भर गया तो उन्होंने उस पर हाथ डाल दिया कि जी बस एनफ इज एनफ। वो खुली मंडी में जो रेट दे गए थे वो कम हुआ है, ये ओपन मार्केट में नहीं कम हुआ। वही तो मैं बता रहा हूँ। वो 200 नहीं, मतलब फिगर आप समझ लें।
डॉक्टर साहब आखिरी एक आध मिनट रह गया, जरा मैं कह रहा था कि आप इस पर भी रोशनी डाल देते कि परचून फरोशों से जो है वो टैक्स लिया जाए, IMF कह रहा है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन परचून फरोश फिर जो है वो कीमत बढ़ाकर लोगों पे मुंतकिल कर देते हैं। तो पाकिस्तान के सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि लोगों से टैक्स ले, बजाय इसके कि आगे सारिफीन से टैक्स लेना शुरू कर दे। लोगों से मेरी मुराद जो कमा रहे हैं उनसे। देखिए ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, आप ये कानून आज बना दें, एक कानून कि 10 लाख रुपया सालाना से कम जिसकी आमदनी है पाकिस्तान में, वो इनकम ना वफाक को इनकम टैक्स देगा ना जो है सुबह को देगा, लेकिन जिसकी 10 लाख रुपए से ज्यादा है वो चाहे ज़राअत हो या रिटेलर हो या स्मगलर हो, उसने टैक्स देना है। आप ये क्यों नहीं कानून बनाते ताकि किसी को एतराज का मौका ना मिले? आप ये क्या, 10 लाख से वो भी कमाता है, ज़राअत से कमाए या जो है वो डोनेशन से कमाए, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान में। ज़कात का जब वो खुल के सामने आएंगे, जो डोनेशन ले रहे हैं वो भी घपले कर रहे हैं, सारे करोड़ों में घपले कर रहे हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि कभी ये सोचा है कि ये क्यों नहीं कहते आप कि हमने तो 10 लाख रुपए से ज्यादा पे टैक्स लेना है और GST को कम करना है, पेट्रोलियम लेवी को कम करना है, ताकि जो ज्यादा कमाए वो दे दे। उसके बजाय कहते हैं ज़राअत पे कर दो, प्रॉपर्टी। अरे भाई क्यों कर दो यार? आप 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दें, चाहे रिटेलर हो चाहे मेरा हो, चाहे वो नहीं करेंगे। तो वो इसलिए है कि वो ले नहीं पाएंगे। ये इस तरीके से खेल है, ये खिलवाड़ है। कभी विथहोल्डिंग टैक्स ले आते हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि टैक्सों में इस्लाह ना हो। और आपको पता होगा कि टैक्स फाइलर्स जो है, निगरान हुकूमत के दौर में टैक्स फाइलर भी गिर गए, जो सबसे ज्यादा शोर था। तो भाई जब ये सारा खेल है, ये न्यू ग्रेड गेम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज पे मुख्तसर तबसरा कर दीजिएगा, PIA निचकारी हम कर पाएंगे? देखिए ये तो डिटरमिन्ड है कि अगर आप सोने की चिड़िया को बेचने पे तुल गए हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जब आप 125 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, कोई हुकूमत का आदमी मेरे साथ बैठ के ये बता दे कि PIA के पास जो गारंटीड बिजनेस है वो उसको हैंडल नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास जहाज नहीं है। 30 बता दूं 23 करोड़ की आबादी है। ये उम्रा भी करते हैं, बाहर भी सब ट्रैवलिंग करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ आते हैं, उम्रा करते हैं। ये जो ट्रैवलिंग है यही PIA को प्रॉफिट में ला सकता है, बशर्ते के उनके पास जहाज हो। जो जहाज है वो उन्होंने ग्राउंड कर दिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।